बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले लाखों लोगों को इब्राहिम का सलाम। वतन हज़रात, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं और ये डेवलपमेंट्स हर घंटे बाद हो रही हैं, हर मिनट्स बाद हो रही हैं। और हमारा फ़र्ज़ है कि आपको हर खबर से आगाह रखना। चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर यह है कि मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं और इस लिहाज से पहली कमेटी जो है वो उनकी आज बैठक हुई तो उसका रिजल्ट जो है कोई भी नहीं निकला। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे भी मैंने आपको बोला था, ये सिर्फ टाइम गेनिंग के लिए जो है वो हुकूमत जो है टाइम गेनिंग के लिए जो है ये ड्रामा रचा रही है। इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना। बहरहाल वो सियासी लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। हमारा काम है आपको खबर देना और उस पर अपना तज्ज़िया पेश करना। आगे चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब दूसरी खबर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोआम चॉम्स्की, ये अमेरिकन जो हैं वो प्रोफेसर हैं और बहुत ही ज़ीरक इंसान हैं, बहुत ही तजर्बाकार हैं। सोशलिज़म में, पॉलिटिक्स में इनकी नज़र रहती है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट पे, पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में भी इनकी बड़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च है। इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं, बहुत ही समझदार। और ये अमेरिकन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर भी रहे हैं। इनकी जो एज है वो है 96 ईयर्स। ये 96 साल इनकी उम्र है और बहुत ही समझदार इंसान हैं। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी तालीम हासिल की अमेरिका में। अच्छा, वो क्या लिखते हैं पाकिस्तान के हालात के मुताबिक? वो बताते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, कौमी सलामती, इनके लफ्ज़ों पे आपने गौर करना है। आपको ऊपर चल भी रहा होगा, कौमी सलामती के नाम पर इख्तलाफी आवाज़ों को दबाना आमराना हुकूमतों की पहचान है। यानी कि कौमी सलामती के नाम पर, आपको पता है पाकिस्तान में जो केसेस हो रहे हैं वो कौमी सलामती के नाम पर हो रहे हैं और आवाज़ उठाने पर पाबंदी है। ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखते हैं, जब ये एक तरह के से मैसेज भी है और आप इसका बोल लें कि इनकी एडवाइस नसीहत भी है हम सब लोगों के लिए, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए। जब हम सवाल उठाने की सलाहियत खो देते हैं तो हम अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो जाते हैं। देखिए, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसकी कदर आपने पूछनी है तो आप मकबूजा कश्मीर से पूछिए। उनको आज़ादी अब तक नहीं मिली और वो इतना जुल्म उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक अपनी आज़ादी मांगते हैं। इससे बड़ी जो है वो नेमत कोई नहीं है आज़ादी की, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ये जो मैसेज इन्होंने दिया है इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा अहम खबर है, बहुत ज़्यादा अहम खबर है पाकिस्तान के लिहाज से। देखिए, पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। असल में ये समझते थे कि क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का ये टोटल सारा प्रोग्राम था ये रजीम चेंज का, और इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। इन दोनों का यही प्रोग्राम था कि 10-10 साल तक जो है ना, ये कम से कम 10-10 साल के लिए ये अपना जो है कंट्रोल इस पर रखे। वैसे तो वो हमेशा के लिए रखना चाहते हैं और रखे आए हुए हैं। यानी कि इन्होंने लाना था नवाज शरीफ को और बिलावल को, यानी कि वही दो पार्टियां, पीपल पार्टी और नून लीग, और उन्होंने जो बाइडन को रखना था।
इसका अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो बाइडन का, क्योंकि वो जंगों का जो है वो हामी है, और इससे जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो हथियारों की डील से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है बदकिस्मती से वो भी यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं, और बहुत से वो अपने जो काम है वो जाहिर है वो तब उनके काम पूरे होंगे जब क़यादत मजबूत ना हो और जो मैंडेट है वो ओरिजिनल ना हो। अच्छा, रायन ग्रिम ये हैं अमेरिकन ऑथर, बहुत ही समझदार ये बंदे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और बहुत दूर की ये देखते हैं, बहुत समझदार हैं ये। अच्छा, उनका ट्वीट आया है। अच्छा, रायल ग्रिम क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में, ये कहते हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो ट्रम्प इंतज़ामिया के आने की वजह से डरी हुई है, और इमरान खान और उनके साथियों को मिलिट्री कोर्स में गैर कानूनी तौर पर वो ट्रायल करने जा रही हैं। ये ट्वीट रायन ग्रिम ने किया है, जो अमेरिकन ऑथर हैं और एनालिस्ट हैं। अच्छा, उसके बाद एल मॉर्गन का कल मैंने जो वीडियो किया था उसमें एल मॉर्गन ने जो इंकिशाफ किए थे रजीम चेंज के बारे में, वो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं सुना तो अब जाकर मेरा कल वाला वीडियो सुने, आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि ये रजीम चेंज कहाँ प्लान हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ। अच्छा, एल मॉर्गन ये आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं। वो क्या कहती हैं, इस बार उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस उनको मुखातिब किया है। ये क्या कहती हैं, कहती हैं मैं यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की मुनाफिकाना रवैये पर बहुत मायूस और हैरान हूँ। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के इंसानी हकूक की जारहाना तौर पर खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो उसने मुआहदे पर सिग्नेटरी की हुई है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनमें जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी जो करारदादें हैं इंसानी हकूक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए हुए हैं। पाकिस्तान एज ए रियासत इसकी खिलाफवर्जी कर रहा है, ये वो कह रही हैं। उसके बाद वो क्या कहती हैं मजीद, वो कहती हैं कि आसम मुनीर ने नाम लेकर, वो कहती हैं आसम मुनीर ने जारहाना तौर पर कत्लो गारत और गिरफ्तारियां करवाकर अपने ही शहरियों पर इतना जुल्म रवा रखकर वो रजीम को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंथोनियो गुतेरेस, उन्होंने इस जुल्म सितम पर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। यानी कि ये मुतालबा कर रही हैं जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे कि ये जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं आप उनका नोटिस लें। असल में जो बाइडन था और उसकी जो अमेरिकन जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उन्होंने इतनी मजबूती के साथ कंट्रोल किया हुआ था जनरल सेक्रेटरी, बल्कि पूरे यूनाइटेड नेशन को, और उसके अलावा जितने भी ममालिक हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं उन सब को। कोई उस वक्त जो है वो बोलता नहीं था, चूंकि अब सबको पता चल गया है कि जो बाइडन जा रहा है, ट्रंप आ रहा है, तो इसलिए अब सब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब जो अगली खबर है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, और वो खबर ये है यूरोपियन यूनियन के हवाले से। अच्छा, आगे जो खबर थी ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी, अब ये जो खबर है ये यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है
अमेरिका और इंग्लैंड के बाद जो असर रसूख है वो यूरोपियन यूनियन का है। अब यूरोपीय यूनियन ने हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है। अब जीएसपी प्लस स्टेटस जो होता है वो उन ममालिक को दिया जाता है जिन्होंने, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जो इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है वो अदा नहीं कर सकते और इसके बावजूद वो अपनी अशिया इंपोर्ट करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन यूनियन ने उनको जीएसपी प्लस दिया हुआ है, जिससे उनको ये फ़ायदा होता है कि वो टैक्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है और इस तरह वो कंट्री यूरोपियन कंट्रीज के अंदर माल जो है वो अपना एक्सपोर्ट करता है और यूरोपियन कंट्री उससे माल लेते हैं बहुत कम टैक्स पर। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की प्रेस जो है वो क्या कहती है, स्क्रीन पर आपके सामने चल रही होगी। यूरोपियन यूनियन वो कहते हैं, उनकी प्रेस कहती है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा किया हुआ है जिसकी शिक नंबर 14 के मुताबिक पाकिस्तान जो है अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने, ये टोटल मैं आपको बताऊं कि 70 जो है वो मुआहदे हुए हैं, उसमें से यानी कि 70 शिकें हैं इस मुआहदे की, उसमें से जो शिक नंबर 14 है जिसमें पाकिस्तान ने उनको गारंटी दी हुई है कि पाकिस्तान में हर कोई आज़ाद घूमेगा, फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और अगर किसी को हम पकड़ते हैं तो उसका फ्री ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा। ये सारा उस शिक नंबर 14 में मौजूद है। अब इससे अगली बात जो इसके अंदर है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह ये है कि उनका जो बयान आया है वो कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान के को हमने जो जीएसपी प्लस टैक्स दिया, वो स्टेटस दिया हुआ है, हम उसको मुअत्तल कर दें। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आगे जो बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.17 पर आई हुई है, -0.17, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6.17 पर ग्रोथ कर रही थी। अब ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर चले गए हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है वो उससे वो 30 अरब रुपया जो है वो महाना कमाता है। अब 30 अरब रुपया वो महाना यूरोपियन कंट्रियों से कमाता है, उसमें जो 60% जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल का है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी सब इंडस्ट्रियां बंद हो गई हुई हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत चल रही है वो टेक्सटाइल है। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका इस पर हिस्सा है 60%, ये 30 अरब में 60% जो हिस्सा है, 60% माल जो एक्सपोर्ट करती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करती हैं। अगर जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया जाता है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मुकम्मल बंद हो जाएगी और जो पाकिस्तान में कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पैसा आ रहा था, डॉलर्स आ रहे थे, वो बंद हो जाएंगे। ये यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं वो पाकिस्तान को एक दफ़ा, फिर इन्होंने पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान को ये वार्निंग दी थी, अब दोबारा इन्होंने वार्निंग दी है। तब जो बाइडन का प्रेशर था और वो कर नहीं थे पा रहे, अब ट्रंप आ रहा है तो अब उनको किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। ट्रंप जो है वो दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता, यही उसकी पॉलिसी है। अच्छा, इसके बाद आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं। जो एल मॉर्गन है, जिसका मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी और अभी, उसने एक और ट्वीट किया है। एक ट्वीट आपको पहले बताया, एक और उसने ट्वीट किया है और ये बहुत ही होश उड़ा देने वाली चीज़ें हैं। जो अमेरिकन लॉबी जो है, अमेरिकन जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, वो इस रजीम के बारे में लिख रहे हैं। वो लिखती हैं, गैर कानूनी कैंगरू मिलिट्री कोर्स में
25 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों का जाली इल्जामात पर ट्रायल और सजा अफसोसनाक है और अफसोसनाक है। यानी कि उसने 2 दफा बोला है ये अफसोसनाक है और अफसोसनाक है। कैंगरू कोर्ट्स, उसने कहा कैंगरू कोर्ट्स का मतलब होता है जबरदस्ती बनाई जाने वाली अदालतें, जिसमें कानून के मुताबिक कुछ ना हो, फेयर ट्रायल ना हो, बस एक बंदा बादशाह हो, वो फैसला करे और उस पर अमल हो जाए। ये एल मॉर्गन कह रही हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि इसकी इस ट्वीट को रीट्वीट और रीपोस्ट कौन कर रहा है, वो है रिचर्ड ग्रिनल, जिसे ट्रंप ने अपना एलची बनाया है पूरी दुनिया के लिए। अब ये समझने वाली बात है, अगर इस बात को भी हमारे जो करता धरता हैं वो ना समझें, ये आप समझ लें एक इशारा है उनकी तरफ। अभी ट्रंप आया नहीं है, 20 जनवरी को उसका हलफ है, अभी वो आया नहीं है, लेकिन इनको वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है। इनको चाहिए कि 20 से पहले पहले सारा निज़ाम जो है वो सोचे बैठकर और ये देखे कि इनसे क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं और आगे इन्होंने क्या करना है, क्योंकि बाइडन के सर पे ये सारा कुछ करते थे। लिहाजा बाइडन जो है वो जा रहा है और जो समझ रहा है कि उसने रहना है, उसने भी नहीं रहना, उसने भी जाना है। और आगे वो क्या लिखती हैं, अच्छा अगला पॉइंट वो क्या कहती हैं, अगला पॉइंट वो कहती हैं कि इंसानी हकूक की मुख्तलिफ कन्वेंशंस के दस्तखत कनुंदा के तौर पर पाकिस्तान अपने वादों की मुसलसल सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है। फौजी डिक्टेटर आसम मुनीर ने बर्बरियत और जुल्म की इंतहा की हुई है। अमेरिका को इंसानियत के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलविस पाकिस्तान के इन फौजियों पर फौरी तौर पर पाबंदियां लगानी चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये एल मॉर्गन कह रही हैं। अब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाली जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या होगी। अब इनके पास चंद दिन है, इनको चाहिए कि अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें, इनसे जो ब्लंडर्स हुए हैं उसको रिविजिट करें, रीथिंक करें और पाकिस्तान के अंदर जो ये हू का माहौल फैला हुआ है इसका खात्मा करें। और जो सियासी इंतकाम शुरू हुए हैं, सियासी कैदी इन्होंने जो हैं उनको मासूमों को अंदर रखा हुआ है, उनको बाहर निकालें और पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए आपस में जो है एक मुआहदा करें और वो मुआहदा पाकिस्तान के हक में हो और उस मुआहदे में जो अवामी मैंडेट है वो वापस किया जाए, जिससे अवाम का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो। ये थी आज की हमारी खबरें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। अपने दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।